प्रिय छात्रों, ये वीडियो अपलोड करने में कुछ विशेष व्यस्तताओं की वजह से जल्दी में नहीं कर सका। आपका क्रम टूट जाता है। फ़िलहाल मैं ये 40वां क्लास के बारे में बोल रहा हूँ। आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट भी आया कि सर बहुत अच्छा है, आगे भी क्लासिफिकेशन पढ़ाएं। तो पिछली बार मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बताया था, फंगस के सब डिवीज़न तक बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था मतलब यूमाइकोटा में मैस्टिगोमाइकोटना, जाइगोमाइकोटना, एस्कोमाइकोटना, बेसिडियोमाइकोटना और ड्यूट्रोमाइकोटना, ये 5 सब डिवीज़न्स होते हैं। और उस समय मैं आपको सारे सब डिवीज़न्स के कैरेक्टर भी बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ध्यान होगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं सबका कैरेक्टर बता दे रहा हूँ। मैस्टिगोमाइकोटना डिवीज़न में जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो जू स्पोर के रूप में होता है। ये यूनिफ्लैजिलेट हो सकते हैं, बाईफ्लैजिलेट हो सकते हैं, यानी ये जू स्पोर बनाता है और यूनिफ्लैजिलेट और बाईफ्लैजिलेट होते हैं। इनकी माइसीलियम एसेप्टेट होती है, सिनोसिटिक होती है और मोस्टली ये सेलुलोज की वाल इनकी होती है। तो ये तो मैस्टिगोमाइकोटना का कैरेक्टर मैं बताया था। जाइगोमाइकोटना जो दूसरा सब डिवीज़न है, उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा होता है और वो स्पोरेंजियोस्पोर एप्लेनोस्पोर होते हैं, उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, जबकि उनकी माइसीलियम भी एसेप्टेट होती हैं। पुरानी माइसीलियम में कभी कभी कुछ सेप्टा बन जाते हैं। इसके बाद मैं आपको एस्कोमाइकोटना बताया था। एस्कोमाइकोटना, बेसिडियोमाइकोटना, ड्यूट्रोमाइकोटना, ये दोनों सब डिवीज़न हायर फंजाई के माने जाते हैं। इनकी माइसीलियम सेप्टेट होती है, यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है, यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस होगा या 2 न्यूक्लियस होगा या कई न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस की संख्या के हिसाब पर ये यूनिन्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। एस्कोमाइकोटना का जो सबसे मुख्य कैरेक्टर है वो होता है, वो एस्कोस्पोर बनाता है। एक थैली जैसी रचना होती है जिसे हम एस्कस फार्मेशन के द्वारा उत्पन्न होती है। मैं एस्कस फार्मेशन के बारे में ब्रीफ में आपको पिछले क्लासेस में बताया हूँ। फिर कभी यदि आपको आवश्यकता होगी, आप डिमांड करेंगे तो एस्कस फार्मेशन मैं अलग से भी पढ़ा सकता हूँ। एस्कोमाइकोटना के सदस्य जू स्पोर नहीं बनाते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आर्थ्रोस्पोर होता है, ब्लास्टोस्पोर होता है, कोनिडिया होता है और ये कोनिडियोफोर पर बनते हैं और कोनिडियोफोर विभिन्न तरह की रचनाएं बनाते हैं, जिसे हम सिनेमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, स्पोरोडोकियम कहते हैं, एसर्वुलस कहते हैं, पिकनीडिया कहते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स में कोनिडिया बनता है और ये कोनिडियोफोर विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं। और कुछ इसी तरह का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूट्रोमाइकोटना के भी सदस्यों में देखा जाता है। तो छात्रों, एस्कोमाइकोटना का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसकी माइसीलियम सेप्टेट होती है और उनका सेल वॉल काइटोसान का बना हुआ होता है, काइटिन का बना होता है। और उसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो एस्कोस्पोर बनाता है
एस्कोस्पोर बनाने वाले सारे सदस्य एस्कोमाइकोटिना में क्लासिफाई किए जाते हैं। इसी तरह से बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्यों में बेसिडियोस्पोर बनाया जाता है। उसमें भी कुछ लोअर बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य हैं, उसमें बेसिडियोकार्प सामान्यतया नहीं बनता है। हायर बेसिडियोकार्प्स में बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोकार्प बनता है। बहुत से एडिबल फंजाई में बेसिडियोकार्प ही खाया जाता है। फिर आपको आगे चल के जब मैं बेसिडियोमाइकोटिना पढ़ाऊँगा फिर डिटेल पढ़ा दूँगा। और ड्यूट्रोमाइकोटिना, इसको फार्म क्लास ड्यूट्रोमाइकोटिना भी कहते हैं। ड्यूट्रोमाइकोटिना में वो सदस्य क्लासिफाई किए जाते हैं, कृत्रिम रूप से रखे जाते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतया नहीं देखा जाता है। और ये ड्यूट्रोमाइकोटिना के सदस्य कवक विज्ञानियों के समक्ष चैलेंज हैं कि आप उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढिए और बताइए। तो ड्यूट्रोमाइकोटिना के भी अधिकांशतः सदस्य जो होते हैं वही फूड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, स्ट्रोमा बनाते हैं, स्पोरोडोकियम बनाते हैं, सर्वुलस बनाते हैं, पिक्निडिया बनाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनमें कोनिडिया बनता है, लेकिन उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन रेयरली देखा जाता है। तो ऐसे सारे सदस्यों को ड्यूट्रोमाइकोटिना में क्लासिफाई किया जाता है। छात्रों, आपको पिछले क्लास का ब्रीफ थोड़ा सा मैंने बताया, आप पिछला वीडियो फिर से देख लीजिएगा यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा। और यदि आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछेंगे तो मैं अगले वीडियो में जब अगला क्लास बनाऊंगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। अब मैं आपको आज के क्लास में मैस्टिगोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन आप आगे कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो बताया कि मैस्टिगोमाइकोटिना में दो तरह के सदस्य पाए जाते हैं। यूनिफ्लैजिलेट वाले सदस्य जिसमें एक ही फ्लैजिला बनता है, और बाईफ्लैजिलेट वाले सदस्य होते हैं जिनमें दो फ्लैजिला होता है। तो मैं पहले यूनिफ्लैजिलेट जिसमें एक फ्लैजिला होता है उनका कैरेक्टर बता रहा हूँ। मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर एक क्लास है काइट्रीडियोमाइसीट्स। तो मैस्टिगोमाइकोटिना के जो भी कैरेक्टर होते हैं काइट्रीडियोमाइसीट्स में भी पाया जाता है, लेकिन इनका जू स्पोर जो होता है पॉजिटिवली यूनिफ्लैजिलेट होता है और ये व्हिपलैश होता है। छात्रों, ये व्हिपलैश फ्लैजिला है, कोने की जैसे दिखाई पड़ता है, और ये स्पोर के पीछे लगा हुआ है। ये पॉजिटेरियर फ्लैजिला है और इसका मूवमेंट, ये सिरे पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसका मूवमेंट इधर की तरफ होता है। ये पॉजिटेरियर फ्लैजिला है। तो ये काइट्रीडियोमाइसीट्स में यूनिफ्लैजिलेट जू स्पोर्स बनते हैं और इस कैरेक्टर के आधार पर इसको काइट्रीडियोमाइसीट्स में क्लासिफाई करते हैं। इसमें एक ही ऑर्डर है काइट्रीडियल्स, आप देख रहे हैं ये काइट्रीडियल्स है, एक ही ऑर्डर है, और इसमें एक फंगस है सिनकाइट्रिएसी और एक फंगस है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। ये आलू में बीमारी पैदा करता है, स्कैब की बीमारी पैदा करता है। अब मैं दूसरे क्लास के बारे में आपको बता दूं, हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स, इसमें भी जू स्पोर बनता है, लेकिन इसमें एंटीरियरली बनता है और ये यूनिफ्लैजिलेट होते हैं और इनका फ्लैजिला पंख जैसा होता है। इनका फ्लैजिला पंखदार होता है। और ये प्रोपेल करता है आगे की तरफ। तो हाइफोकाइट्रीडियोमाइसीट्स और काइट्रीडियोमाइसीट्स का अंतर आप समझ हुए होंगे। सामान्यतः इनके अधिकतर जातियां एक्वेटिक होती हैं, जलीय होती हैं, और एक आध जो है
टेरेस्टोरियल होती हैं जो हायर प्लांट्स में डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से यदि आप सोचो जानो तो ये ऊमाइसीट्स क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये भी जू स्पोर पैदा करता है, लेकिन ये बाइफ्लैजिलेट होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है इसका ऊ स्पोर। इसमें एक टिंसल टाइप होता है और एक जो होता है व्हिपलैश टाइप का होता है। तो यदि किसी फंगस में जू स्पोर आपको दिखाई पड़े और बाइफ्लैजिलेट हो और उसमें एक जो होता है टिंसल होता है, एक व्हिपलैश होता है, तो आप समझ लो कि ये क्लास ऊमाइसीट्स का मेंबर है। अब इस ऊमाइसीट्स को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं और ये कुछ एक्वेटिक भी होते हैं और कुछ जो होते हैं टेरेस्टेरियल होते हैं, स्थलीय होते हैं। ये है सैप्रोलाइजनियल्स, लेप्टोमिटेल्स, लाइजनीडियल्स एंड पेर्नोस्पोरेल्स। छात्रों, सैप्रोलाइजनियल्स, लेप्टोमिटेल्स और लाइजनीडियल्स प्लांट पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से तो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए और न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सैप्रोलाइजनियल्स, लेप्टोमिटेल्स और लाइजनीडियल्स में। आपको डिटेल में मैं पेर्नोस्पोरेल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इस पेर्नोस्पोरेल्स में 3 प्रमुख फैमिली है, पिथियेसी, एल्बुजिनेसी और पेर्नोस्पोरेसी। अब मैं आपको बताऊं कि ये पिथियेसी फैमिली में का कैरेक्टर क्या है कि इसके जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोरेंजियोफोर से लगे होते हैं और ये अंकुरित होता है तो ये वेसिकल बनाता है या हाफ वेसिकल बनाता है। यदि आप ये फंगस का स्पोरेंजियोफोर है जिस पर ये स्पोरेंजियम बना हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और जब ये अंकुरित होता है तो ये एक तरह का ये ऐसे वेसिकल बनाता है। ये दोहरी दीवार वाली होती है, अंदर की दीवार फ्लेक्सिबल होती है और ये वेसिकल बन जाता है, वेसिकल। और ये सारा प्रोटोप्लाज्म इसमें आकर के जू स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और जब इसमें मूवमेंट होता है तो इसकी ये वॉल टूट जाती है, स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर जिसमें दिखेगा वो पिथियेसी का मेंबर होगा या फाइटोप्थोरा का मेंबर होगा। फाइटोप्थोरा में इतना बड़ा वेसिकल तो नहीं बनता है, लेकिन इसके स्पोरेंजियम में भी ये अंदर की दीवार ऐसे बाहर निकलती है और तब जो है ये जू स्पोर्स बाहर होते हैं। तो पिथियेसी फैमिली में बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर होते हैं और इसका स्पोरेंजियम जब जर्मिनेट होता है तो वेसिकल बनाता है। और एक चीज़ और बताऊं आपको मैं जो बहुत ध्यान देने की है, पिथियेसी फैमिली के स्पोरेंजियोफोर में और हाइफी में, माइसेलियम में स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है या बहुत मामूली डिफरेंस होता है। जो आपको जब मैं पिथियेसी और पिथियम और फाइटोप्थोरा के बारे में अंतर और डिटेल बताऊंगा तो आपको और मालूम हो जाएगा। इस समय जानिए कि पिथियेसी फैमिली के स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर सोमैटिक हाइफा जैसा ही होता है। अब मैं आपको 2 ऐसे आर्डर्स हैं जिनके स्पोरेंजियोफोर बड़े स्पेशल कैरेक्टर के होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर के होते हैं।
तो एल्बुजिनेसी के जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो सभी के सभी होस्ट एपिडर्मिस के नीचे बनते हैं और इनका आकार जो होता है मुग्दराकार होता है, मुग्दर के आकार के होते हैं। स्पेस नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसका स्पोरेंजियोफोर इस तरह का होता है, एपिडर्मिस के नीचे बने होते हैं और इसके सिरे पर स्पोरेंजियम बनता है। सबसे नीचे का स्पोरेंजियम सबसे नया होता है और ऊपर का स्पोरेंजियम सबसे पुराना होता है और इस तरह से ये इसके स्पोरेंजियम होते हैं। आपको मैं एल्बुजिनेसी जब अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बड़ा फिगर आपको दे दूंगा, फिर आपको समझने के लिए आप अपने किताबों में देख लीजिए। तो एल्बुगो का जो स्पोरेंजियोफोर होता है वो होस्ट एपिडर्मिस के नीचे बनता है। ये क्लब शेप्ड होते हैं। तो हमारा ख्याल है कि आप ये डिफरेंस समझ गए होंगे। इसमें चल कर के आगे बहुत ये इम्पॉर्टेंट जीनस है और ये वाइट रस्ट की बीमारी पैदा करता है। वाइट रस्ट इसलिए कहते हैं कि वास्तव में ये रस्ट होता नहीं है। रस्ट तो आर्डर यूरिडिनल्स के सदस्य रस्ट फंजाई में होते हैं, लेकिन इसको इसलिए रस्ट नाम दे दिया गया कि जैसे रस्ट फंजाई में पस्चूल्स बनते हैं तो इसमें भी फफोले बनते हैं और इनका कलर क्रीमी वाइट या वाइट दिखाई पड़ता है, इसलिए इसका एक नाम वाइट रस्ट भी हो गया है। वैसे ये पस्चूल पैदा करते हैं पत्तियों पर। तो ये रहा एल्बुजिनेसी का कैरेक्टर। अब यदि आप परमिशन दे तो मैं ऊपर ये काइट्रिडियोमाइसीट्स हाइपो का ये समय मिटा दूं और फिर मैं आपको फिगर बनाऊं और फिगर दिखाऊं आपको। मैं मिटा रहा हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ। ये स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए अपने मोबाइल में बोर्ड का और आप जो है वो मैं फिर से मिटाऊं और आप हर जीनस का आपको कैरेक्टर बताऊं कि क्या कैरेक्टर है। तो इस आर्डर पेरिनोस्पोरेल्स में कई जीनस हैं। पेरिनोस्पोरा है, स्केलेरोस्पोरा है, प्लाज्मोपेरा है, ब्रीमिया है इत्यादि। छात्रों, मैंने आपको बताया कि फैमिली पेरिनोस्पोरेसी में अलग अलग स्पीसीज़ के अलग अलग जीनस के स्पोरेंजियोफोर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आप देखिए ये फैमिली पेरिनोस्पोरेसी का स्पोरेंजियोफोर है। इसमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है और सिरे जो इसके होते हैं बिल्कुल नुकीले होते हैं और इस स्पोरेंजियम का एक खासूसियत होता है कि ये कभी जू स्पोर नहीं पैदा करता है, हमेशा जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करता है। ये पेरिनोस्पोरेसी का लक्षण है। यदि यही स्पोरेंजियोफोर ऐसा हो और ये स्पोरेंजियम जू स्पोर पैदा करेगा तो ये सूडो पेरिनोस्पोरा कहा जाएगा। तो आप पेरिनोस्पोरा और सूडो पेरिनोस्पोरा का फिगर एक ही देख रहे हैं। फ़र्क इतना है कि इसका स्पोरेंजियम यदि अंकुरित होता है और जर्म ट्यूब पैदा करता है, जू स्पोर नहीं पैदा करता है तो ये पेरिनोस्पोरा है। यदि जू स्पोर पैदा करेगा तो सूडो पेरिनोस्पोरा है। इसके बाद मैंने एक बनाया है स्पोरेंजियोफोर जो नीचे बहुत ही इसका डायमीटर कम है, ऊपर जाके बहुत मोटा हो गया है। इसकी मोटी मोटी शाखाएं हैं, इस पर ये खूंटी जैसी रचनाएं बनती हैं, इस पर स्पोरेंजियम बनता है। तो ये स्केलेरोस्पोरा का लक्षण है। इसके बाद देखिए एक कुछ इसी तरह का है, नीचे बहुत पतला डायमीटर है स्पोरेंजियोफोर का, ऊपर बहुत ज़्यादा है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है यदि स्पोरेंजियोफोर का और उस पर स्पोरेंजियम बने हैं जो पेग लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिडियोफोरा है। एक फंगस ऐसा है इसका स्पोरेंजियोफोर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ब्रांचिंग होती है इसमें और इसके सिरे पर स्पोरेंजियम बनते हैं। ये प्लाज्मोपेरा का लक्षण है। इसी तरह से आप
एकदम लास्ट में देखिए, ये स्पोरेंजियम जो है, इसका जो ऊपरी सिरा है क्लॉ जैसे दिखाई पड़ रहा है, 4 स्टेरिगमेटा निकले हुए हैं और चारों स्टेरिगमेटा पर स्पोरेंजियम बनता है। यदि ऐसा कैरेक्टर है तो ये ब्रीमिया का कैरेक्टर है। छात्रों, एक बात मैं अब कंक्लूड करने से पहले आपको बता दूं कि फैमिली पेरनोस्पोरेसी के सदस्य पौधों में जो बीमारी पैदा करते हैं उनको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है, मृद रोमिल रोग के नाम से जाना जाता है। आपसे यदि कोई परीक्षक पूछे, कभी क्वेश्चन पेपर में आए कि डाउनी मिल्ड्यू किस फंगस के द्वारा होता है, तो आप निसंकोच कह सकते हैं फैमिली पेरनोस्पोरेसी के सारे मेंबर्स डाउनी मिल्ड्यू पैदा करते हैं। तो छात्रों, मैं अब अपने वीडियो को कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे एक बार पढ़ें, एक बार देखें, और कहीं भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर पूछें, जिससे कि अगले वीडियो में मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं और आपकी दिक्कत दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा क्लास अटेंड किया, देखा मेरा वीडियो देखें, शेयर करें, और जो लोग अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बार बार देखें।